हेलो स्टूडेंट्स। आज देखिए हम आप लोगों के लिए परीक्षा की संबंधित आप जो बोर्ड परीक्षा आपकी आने वाली है उससे उसके उसमें हेल्प के लिए आपके लिए कुछ बहुविकल्पी प्रश्न लेके आए हैं। और ये यूपी बोर्ड के लिए स्पेशली हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है कि बहुविकल्पी प्रश्न देखिए हमारे पास जो लिखे हुए हैं इनका आंसर तो दिया हुआ है साथ में, लेकिन एक्सप्लेनेशन क्या है, कैसे इनका ये आंसर कर जो करेक्ट आंसर दिया है वो किस बेस पे है, उसके पीछे रीजन क्या है, वो मेनली जो है मेरा मकसद है आज आप लोगों को समझाना यहाँ पे। तो हम लोग ज़्यादा देर न करते हुए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले ये बहुविकल्पी प्रश्न दिए हुए हैं, इसको देखिएगा ध्यान से। सबसे पहला जो प्रश्न दिया हुआ है वो दिया गया है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को क्या कहा जाता है। गोली दर्पण यानी जो आप जो है अवतल दर्पण उत्तल दर्पण पढ़ते हैं उन्हीं दर्पणों की बात हो रही है। और उसका परावर्तक तल का व्यास, परावर्तक तल का व्यास का मतलब क्या हुआ, देखिए चित्र को समझते जाइए। ये जैसे मान लीजिए ये उत्तल दर्पण है या उत्तल दर्पण, कोई ये उत्तल दर्पण है, इधर से देखते हैं, ठीक। और अगर उत्तल दर्पण बना रहे हैं तो इधर से पेंट इसको करेंगे तो ये उत्तल दर्पण हो गया। तो व्यास का मतलब क्या होता है, ये जो चीज है यहाँ पे जो व्यास है, जो तल का व्यास है, तो तल तो इतना ही बड़ा बना है, इसका जो व्यास है, व्यास का मतलब क्या है, एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक की लंबाई, इसको क्या कहते हैं। तो ये हम आपको बता भी चुके हैं क्लास में पहले भी। इसको कहा जाता है द्वारक। क्या कहा जाता है, द्वारक। तो यानी हमारा जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट रहेगा। ठीक है, फिर से देख लीजिए कि गोली दर्पण का के जो परावर्तक तल है, परावर्तक तल यानी जो तल है ये, इसका जो व्यास है, ठीक, जितना तल हमने लिया है ये वाला तल, इसका जो व्यास हो गया इसको क्या बोलते हैं, ये हो गया द्वारक। आगे चल के आप पढ़ेंगे 12th में कि द्वारक भी दो प्रकार के होते हैं, एक रेखी होता है, कोणीय होता है। ये रेखी द्वारक कहलाता है जो अभी तक आपने पढ़ा है। और कोणीय द्वारक भी हम आपको क्लास में बता चुके हैं कि जो ये दर्पण जो है, जिस गोली कोष का हिस्सा है उसकी जो त्रिज्या है उसके साथ ये जो द्वारक है आपका रेखी द्वारक है, ये जितना कोण बना रहा है, ये जो कोण है इसको बोलते हैं कोणीय द्वारक। ये जो कोण का मान है इसको बोलते हैं कोणीय द्वारक। यानी ये वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता केंद्र के साथ रेखी द्वारक का जो कोण है उसको कोणीय द्वारक थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। बहरहाल यहाँ पर केवल द्वारक की इस व्यास की बात की गई है, यानी रेखी द्वारक की बात की गई है, तो उसी के लिए केवल द्वारक शब्द यहाँ पे विकल्प में दिया गया है, प्रयोग किया गया है। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि वाहनों के पश्चिम दृश्य दर्पण, पश्चिम दृश्य दर्पण का मतलब क्या, रिवर व्यू मिरर, जिन दर्पण से पीछे की तरफ जो आपके गाड़ियां होती हैं, जैसे बाइक हो गई या कार वगैरह हो गई, उसे पीछे देखने के लिए जो दर्पण साइड मिरर आपके लगा रहता है, साइड मिरर कह सकते हैं, उसमें किसका प्रयोग किया जाता है। देखिए करने को तो देखिए हमारा मकसद क्या है, दर्पण लगाने का मकसद पहले समझिए कि जो हमने दर्पण लगाया है, दर्पण जो भी दर्पण लगा रहे हैं उसका मकसद क्या है। पीछे देखने का मकसद हमारा क्या है कि पीछे तो इसलिए देख रहे हैं गाड़ी कौन सी आ रही है, ठीक। दूसरा ये भी है, हमको ये भी कोशिश करना, क्योंकि हमारी नजर तो देखिए आगे की तरफ रहती है, तो हमको ये देखना है कि दिखाई तो दे पीछे और साथ में ज्यादा से ज्यादा रेंज दिखाई दे। यानी ज्यादा चीज को हमको कम में दिखाना है, ज्यादा चीज को कम में दिखाना है, यानी बड़ी चीज को छोटे में दिखाने, प्रतिबिंब छोटा बनना चाहिए। दर्पण है, प्रतिबिंब छोटा बने और सीधा बने। तो ऐसा कौन सा दर्पण है जिसमें प्रतिबिंब सीधा बनता है और छोटा बनता है, तो आप देखोगे वो दर्पण जो है कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। हर स्थिति में चाहे प्रतिबिंब जो है वस्तु कहीं पे भी रखी हो, यानी कोई भी आ रहा है पीछे से आ रहा है, वो कहीं पे भी आ रहा हो, तो वो जो है हमको दिखना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा रेंज भी कवर हो जाए। ज्यादा रेंज कवर होने का मतलब क्या है, ये ज्यादा रेंज कवर होने का मतलब कम में दिखाई दे उसको, तो इसका मतलब क्या है कि हमको कम जगह में उसको दिखाना है। तो इसके लिए हम जो है इसलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे, उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे। देखिए समतल अवतल दर्पण का इस प्रयोग इसलिए नहीं कर सकते, और इनके ये देख लीजिए कि जो गलत है वो क्यों गलत है, ए वाला क्यों नहीं है। अवतल दर्पण का प्रयोग इसलिए नहीं कर सकते कि अवतल दर्पण में एक समस्या होती है कि अगर वस्तु जो है दूर है, यानी जिसको हम देख रहे हैं वो व्यक्ति बहुत दूर है, वो हमको उल्टा दिखाई देगा। अवतल दर्पण में दूर की चीजें कैसे दिखाई देती हैं, उल्टा दिखाई देती हैं। समतल दर्पण की समस्या क्या है, ये दिखाएगा तो सीधा हमेशा, लेकिन इसकी रेंज ज्यादा नहीं होगी हमेशा, क्योंकि ये जो है वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब बनाता है। तो ये इसकी जो चौड़ाई होगी दिखाने का, व्यू जो दिखाएगा वो ज्यादा चौड़े व्यू को नहीं दिखा पाएगा। और हम गाड़ी चला रहे होते हो तो कभी हमें कोशिश यही होती है कि कम जगह हमको ज्यादा ज्यादा चीज दिखाई दे, इसलिए जो है हम वहां पर उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया होगा आप लोगों के, जहां तक उम्मीद है। उसके बाद अभी भी नहीं समझ में आया तो जो क्वेश्चन जो एक्सप्लेन हम करते जा रहे हैं, फिर भी उनमें से कोई भी क्वेश्चन अगर फिर से नहीं समझ में आता है तो फिर से आप पूछिएगा, तो इसको और ज्यादा हम एक्सप्लेन कमेंट में कर देंगे। ठीक है,
दूसरा हो गया। तीसरे पे आइए, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आइए। वो क्या कह रहा है, थर्ड पे है वस्तु का आभासी और बराबर आकार का प्रतिबिंब बनता है। आभासी और बराबर आकार का उत्तर देखिए शायद दिए हुए हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन मेरा है पर्पज आपको एक्सप्लेन करना कि रीजन क्या है। आभासी बन रहा है, बराबर आकार का प्रतिबिंब बन रहा है। हर इन्होंने कोई स्थिति नहीं स्पेशल दी है, कोई भी स्पेशल स्थिति नहीं दी हुई है। तो देखिए अवतल दर्पण में पहली बात तो समझिए कि आभासी बन रहा है, आभासी बन रहा है प्रतिबिंब, तो जाहिर सी बात है सीधा होगा। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, तो सीधा प्रतिबिंब अवतल दर्पण में भी बन सकता है, उत्तल दर्पण में भी बन सकता है, समतल दर्पण में तो बनता ही बनता है। उत्तल दर्पण हमेशा बनता है, लेकिन एक कंडीशन और दे दी है कि बराबर बराबर प्रतिबिंब केवल समतल दर्पण में बनता है। अवतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब बड़ा बनता है, जैसे अभी हमने बात की तो उत्तल दर्पण छोटा करके दिखाता है। उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है और समतल दर्पण में ही हमेशा बराबर आकार का बनता है। तो जो हमेशा की कंडीशन दे दी है वो समतल दर्पण में है, इसलिए सी ऑप्शन इसमें सही होगा। ठीक है, रीजंस को जो समझिए ताकि अगर उस जैसे और भी कोई अगर प्रश्न आते हैं परीक्षा में तो उनको आप जो है आसानी से कर सकें। अगर वजह आपको नहीं मालूम, केवल रट्टा लगाएंगे, रट्टा लगाने से आप हो सकता है ये परीक्षाएं पास कर जाए, बाकी जब बाई चांस अगर वही सवाल आपको मिल गया तो आप कर देंगे, लेकिन थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा प्रश्न तो आप अटक जाओगे। तो इसलिए हर प्रश्न का आपको वाजिब रीजन पता होना जरूरी है, और फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में कारण पता होना अधिक आवश्यक है, ये ध्यान रखिए। चलिए चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा क्वेश्चन है, देखिए उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण है, देख लीजिए अभी बता ही चुके हैं। उत्तल दर्पण द्वारा एक तो हमेशा सीधा बनता है, आप डायग्राम देख सकते हैं, हमेशा सीधा बनेगा, और कैसे बनेगा, हमेशा वस्तु से छोटा बनता है। सीधा बनता है और हमेशा वस्तु से छोटा बनता है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको देखिए, इसको हम मैथमेटिकली भी इस चीज को प्रूव कर सकते हैं। कैसे, देखिए कि 4 नंबर का जो क्वेश्चन है इसको देखिए कि उत्तल दर्पण है, तो जाहिर सी बात है एफ कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, तो एफ कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक, यू हमेशा निगेटिव होता ही होता है, तो एफ को एफ पॉजिटिव एफ लिख सकते हैं, यू को माइनस यू या एक्स कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन माइनस में वैल्यू होगी क्योंकि यू को हमेशा माइनस लेते हैं। अब हमें वी निकालना है, ठीक है, वी निकालिए। देखिए वी निकाल के, अब हमें फार्मूला मालूम है, दर्पण है चूंकि दिया हुआ है, तो दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक, तो यहां से हम अगर जो है 1/v अगर निकालते हैं तो 1/v बराबर हो जाएगा 1/f माइनस 1/u। ठीक, और ये 1/v ये हो जाएगा, f पॉजिटिव है तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, और u निगेटिव में है। देखिए निगेटिव जब इसको रखेंगे तो ये टर्म कैसा आ जाएगा, निगेटिव, और निगेटिव इसका ये 1/f है, इसको कोई और x मान लीजिए, ठीक है ना, और ये मैग्नीट्यूड दोनों पॉजिटिव ही हैं, इसको कैपिटल F मान लो। ठीक है, ऐसा कुछ मान लीजिए, तो ये 1/f हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस 1/-x। ठीक है, तो जो वैल्यू हम आपको मिलेगी 1/f माइनस माइनस हो गया प्लस 1/x। तो ये देखिए दोनों टर्म पॉजिटिव हैं, तो हम आपको वैल्यू कैसी मिलेगी, पॉजिटिव ही मिलेगी। और v अगर पॉजिटिव है तो जाहिर सी बात है, दर्पण मान लीजिए ये है उत्तल दर्पण, पॉजिटिव है तो जाहिर सी बात में राइट साइड में ही बनेगा। तो v पॉजिटिव हो गया, राइट साइड में हो गया, तो राइट साइड में हो गया, तो हमेशा v कैसा राइट साइड में है, तो कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, क्योंकि दर्पण के पार बन रहा है ना, उत्तल दर्पण ऐसा होगा, दर्पण के पीछे का प्रतिबिंब बनना है, तो जाहिर सी बात है वास्तविक तो होगा नहीं, वास्तविक तो इसी साइड में रिफ्लेक्ट होकर अगर इमेज आएगी, वास्तविकता तो इधर आएगी, और उधर जा रही है, तो वास्तविकता में कैसा है, आभासी बन रहा है। ठीक, आभासी बन रहा है, और छोटा बड़ा, अब आभासी चूंकि बन रहा है तो सीधा ही बनेगा, आभासी बन रहा है तो सीधा बनेगा। ठीक, अब आती है बात की वस्तु से छोटा है बनेगा या बड़ा बनेगा। ठीक, इसको आप देख लीजिए, तो हमारे पास जो सूत्र होता है वो होता है, देखिए ये जो फार्मूला है कैसे सीधा बन जाए, फिर से देखिए इसको समझ लीजिए कि हमने यहां पर निकाला v हमारा कैसा आया, पॉजिटिव आएगा। ठीक, पॉजिटिव आएगा, एक तो इसी से आप समझ सकते हैं, थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि दर्पण के पीछे राइट साइड में, पॉजिटिव मतलब क्या है, राइट साइड में, दर्पण के राइट साइड में बनेगा। दर्पण इधर से पेंटेड है, राइट साइड में प्रतिबिंब बन नहीं सकता, तो वास्तविक तो नहीं बनेगा, कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, तो आभासी और सीधा बनेगा। ठीक, इसको दूसरी तरीके से भी चेक कर सकते हैं कि m बराबर हमारा, अगर सीधे और मैथमेटिक्स अगर लगानी है साथ में और इसको मैथमेटिकली समझना है, तो m बराबर होता है दर्पण के लिए, देखिए जहां पे यहाँ पे मिरर का जो फार्मूला में, मेन फार्मूला में पॉजिटिव है, तो उसके मैग्निफिकेशन के फार्मूले में माइनस होगा,
मिरर के मैग्निफिकेशन में माइनस होता है, ध्यान रखिए, मिरर के मैग्निफिकेशन के फार्मूले में माइनस होता है। तो एम 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 याद रखिए, ट्रिपल एम, मिरर के मैग्निफिकेशन के फार्मूले में माइनस लगा होता है। ठीक, अब यहां पे देखिए V पॉजिटिव है ही, V कैसा आ रहा है, मैं भी कैलकुलेट किया, पॉजिटिव आएगा, और U निगेटिव ही होता है, U कैसा होता है, निगेटिव होता है। तो ये जो निगेटिव है ये आप रखोगे तो माइनस V, कि V जो भी होगी पॉजिटिव होगा तो माइनस यहां बना रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। U पॉजिटिव, निगेटिव पहले से है तो ये निगेटिव निगेटिव कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यानी M आपका कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। आवर्धन कैसा है, धनात्मक है। आवर्धन धनात्मक है मतलब क्या है, सीधा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, सीधा होगा इसलिए सीधी बात है, आभासी होगा। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे से जो है क्लियर हो गई, चाहे आप ऐसे समझ लीजिए या डायग्राम से ही सीधे समझ के आप समझ सकते हैं। दूसरा बात कि छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा, ये भी देखिए, ऑप्शन सी तो बन रहा है कि आभासी है, सीधा है, ठीक, लेकिन बात ये भी आ रही है कि छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा। छोटे बड़े के लिए देखिए वी हमने यहां अभी इसको फॉर्मूले देखिए कि एम का मान कैसा आना चाहिए। एम अगर जो है एम का मान बराबर 1 है, समझ रही बात, तो वस्तु के बराबर प्रतिबिंब होगा। एम का मान ग्रेटर है यानी आवर्धन ज्यादा है यानी प्रतिबिंब बड़ा होगा, प्रतिबिंब का मान, प्रतिबिंब बड़ा होगा वस्तु से। और एम अगर लेस देन 1 है तो समझिए प्रतिबिंब जो है आपका छोटा बना हुआ है। ठीक, अब देखिए अब बड़ा है कि छोटा है, देखिए यहां पे हमको मालूम है, अगर अब यहां पे इससे ये कहां से क्लियर होगा, ये क्लियर होगा यहां से कि वी की वैल्यू जो है, वी की वैल्यू बड़ी है या यू की वैल्यू बड़ी है। पॉजिटिव तो आ गया है तो हमें क्लियर हो गया कि एम पॉजिटिव आ रहा है। और यहां पे क्या आना चाहिए, अगर हमको एम को ग्रेटर देन, अगर लेस देन 1 है तो जाहिर सी बात है ये छोटा होगा ये बड़ा होगा, तब ये वैल्यू कैसी आ जाएगी, लेस देन 1 आ जाएगी, पॉजिटिव में अगर। और अगर जो है ये बड़ा है, अंश बड़ा है, हर छोटा है, तो एम ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। अब इसको देखिए, क्योंकि उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, एफ हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और यू निगेटिव ही होता है। यू निगेटिव जाहिर सी बात है वैल्यू निगेटिव है। और अगर ये वैल्यू और 1 अपॉन, देखिए निगेटिव वाली वैल्यू, इसको यहां समझिए कि निगेटिव वैल्यू, ये तो निगेटिव हो गया तो ये टर्म पूरा निगेटिव हो गया। अगर निगेटिव वाली वैल्यू बड़ी, और ये पॉजिटिव है, ये भी हम निकाल चुके हैं, वी पॉजिटिव है। अगर निगेटिव वैल्यू ज्यादा है, पॉजिटिव और 1 अपॉन में दिया हुआ है, 1 अपॉन दे दिया तो मात्र उल्टा हो जाएगा। यानी कि ये वैल्यू अगर ग्रेटर है यू की वैल्यू, यहां पे फिर से देखो कैलकुलेशन के हिसाब से देख लीजिए, 1 अपॉन एफ बराबर 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू है। ठीक, यू भी हमको मालूम पॉजिटिव है तो उसको कुछ बदले मत, वैसे रहने दीजिए, 1 अपॉन वी, ठीक, प्लस यू का मान है 1 अपॉन माइनस एक्स। ठीक, मैथमेटिकली भी इसको पूरी तरीके से समझ लीजिए, छोटा बनेगा बड़ा बनेगा, ये सारी चीजें आपको लॉजिकली मालूम होना चाहिए। डायग्राम से भी आप चेक कर सकते हो और मैथमेटिकली से इसको कैसे चेक करेंगे इसको देख, डायग्राम आपके बुक्स में बने हुए आप देख सकते हैं तुरंत जाके। मैथमेटिकली कैसे करेंगे इसको देखिए, 1 अपॉन वी, ये पॉजिटिव ही है तो वी को भी हम रखा, कैपिटल भी आप रख सकते हो, अलग से सिंबल बदलना चाहो कोई। यू को हमने एक्स माना है, क्योंकि माइनस में ही होता है इसलिए माइनस का एक्स माना है। और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी, सॉरी मिरर है यहाँ पे, ये मिरर है तो माइनस लगे रहेगा, तो अब ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। ठीक, ये वैल्यू आई यहां पे। दर्पण, सॉरी दर्पण का केस है, यहां पे पॉजिटिव रहेगा, सही लिख रहे थे पहले, और ये हो जाएगा अब माइनस हो जाएगा। अब यहां पे देखिए इस चीज को देखिए कि ये जो चीज है इसका मान, चूंकि हमारे पास उत्तल दर्पण की बात कह रहा है, चौथे सवाल में उत्तल दर्पण की बात कर रहा है, तो एफ का मान पॉजिटिव होगा। एफ का मान अगर पॉजिटिव है तो 1 अपॉन एफ का मान भी पॉजिटिव ही होगा, ठीक है ना। वाई 1 अपॉन कोई पॉजिटिव संख्या लिखे आएगी, दशमलव में आएगी, लेकिन या जैसे भी आएगी लेकिन आएगी तो पॉजिटिव ही, तो 1 अपॉन एफ पॉजिटिव आएगा। यानी इसका मान कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आई। इसका मान पॉजिटिव कब आएगा, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू का मान पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0 कब आएगा, जब ये आपका जो टर्म है, देखिए यहां से इसको 1 अपॉन, हम लोग ने अभी क्या किया, क्या लिख रहे थे कि 1 अपॉन वी, यही तो किया था, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू का मान ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। ग्रेटर देन मतलब क्या, पॉजिटिव, 0 से जो भी बड़े नंबर पॉजिटिव, पॉजिटिव तो है, कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, तो ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। और ये उधर ले जाएंगे तो 1 अपॉन वी इज ग्रेटर देन 0, सॉरी 1 अपॉन यू, यू माइनस का उधर जाने बाद प्लस हो जाएगा। ठीक, ग्रेटर देन, तो 1 अपॉन वी का मान 1 अपॉन यू से बड़ा होगा, पहली चीज। ठीक, अब इसको रिवर्स करेंगे, ये ध्यान रखिएगा यहां पे बराबर के साइन में, और जो ग्रेटर देन स्मॉलर देन का सिंबल होता है इनमें थोड़ा सा अंतर आ जाता है। जैसे आप अगर लिखेंगे 2/3, 1/3 जो है 1/2 से छोटा है,
इसको देखिए उदाहरण से, 1/3 का मान 1/2 से कम होता है भाई। 1/3 से 3 हिस्से करेंगे, 1/2 हिस्से करेंगे, जब 3 हिस्से करेंगे तो वो छोटा हिस्सा मिलेगा। तो 1/3 जो है 1/2 से छोटा है। लेकिन अगर इसी को उल्टा कर दें 3, तो 3 लेस देन 2 नहीं है, ग्रेटर देन 2 हो जाता है। तो लेस देन और ग्रेटर देन के सिंबल बदल जाते हैं अगर आप रिवर्स कर देते हैं। यानी अगर यहां पर 1/v इज ग्रेटर देन 1/u है तो v विल बी लेस देन u। समझी बात? यहां से बात समझ में आ गई। अब फिर आ जाइए वही मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला लिखते थे। मैग्निफिकेशन हमारा क्या है, v/u। आई वैल्यू पॉजिटिव है तो हमने देख लिया था पॉजिटिव आ गया। ये तो हम पहले से ही चेक कर चुके हैं कि हम जो है यहां पे पॉजिटिव आ रहा था, m पॉजिटिव है और उसमें अंश छोटा है। देखिए v छोटा है, हर बड़ा है, तो जाहिर सी बात है m का मान 1 से कम आएगा। ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला बड़ा है, छोटा आएगा, जाहिर सी बात है प्रतिबिंब आपका छोटा बनेगा। ठीक है, इसलिए प्रतिबिंब कैसा होगा, छोटा बनेगा। आभासी, सीधा तथा छोटा, ये सारी चीज हम मैथमेटिकली भी हम लोगों ने यहाँ पे हमारी क्लियर हो गई। ठीक है, चीजों को रीजन जरूर समझिए। फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हर चीज की वजह है, बेवजह कोई चीज नहीं है। वजह अगर आपको नहीं समझ में रही है तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं से आप सब्जेक्ट को या टॉपिक को या कॉन्सेप्ट को लैग कर रहे हो। ठीक है ना। चलिए अब आते हैं 5th क्वेश्चन पे। देखिए चौथा में भी ये बाकी ऑप्शन क्यों गलत है आपका, देखो 2 तो क्लियर हो गए कि वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता ही नहीं। वहां से आप एग्जाम में सीधे सीधे भी देख सकते हैं, अगर आपने डायग्राम बनाया है तो डायग्राम से भी आप देख सकते हो। लेकिन हम आपको मैथमेटिकली और जो एक कन्वेंशनल रीजन है वो आपको बता रहे हैं। ठीक है, लॉजिक पूरा दे के बताते हुए। उसके बाद आइए 5वें नंबर पे। 5वें नंबर पे कह रहा है समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। ठीक, देखिए आपको मालूम हमेशा जो है पहली बात तो सीधा बनता है, ये हमको मालूम है। सीधा बनेगा तो हमेशा आभासी बनेगा, ये बात हमको मालूम है। ठीक, अब अगर लेकिन कहा जाए कि सर अभी मैथमेटिकली आप प्रूव कर रहे थे तो उसको भी मैथमेटिकली प्रूव करके दिखाइए, तो इसको भी देखते हैं। हमको मालूम है किसी भी दर्पण के लिए 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u। ये तो दर्पण के लिए फार्मूला है। ठीक, F जो है समतल दर्पण है, समतल दर्पण है तो जाहिर सी बात है इसका फोकस, इसका वक्रता केंद्र कहां होगा, ये अनंत हो जाएगा, क्योंकि इसका तो वृत्त कभी बनेगा ही नहीं। नहीं बनेगा मतलब क्या, अनंत त्रिज्या हो जाएगी। R अनंत है तो एफ भी क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, क्योंकि बराबर होता है R/2। अनंत बटे 2 भी अनंत ही आएगा, तो एफ कैसा हो गया, अनंत। तो 1/अनंत बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/अनंत बराबर 0, तो 0 बराबर 1/v प्लस 1/u। तो 1, अब हमें देखिए v निकालना है, ध्यान रखिएगा। ठीक, 1/v बराबर आ जाएगा ये बराबर -1/u। समझिएगा बात। और u हमको मालूम है, हमने कहा था ना u हमेशा माइनस पहले से ही होता है। तो अगर इसको माइनस की वैल्यू इसकी कोई रख दें, कोई भी वैल्यू, x को मतलब कोई भी वैल्यू अगर आप रखोगे तो ये कैसी हो जाएगी, माइनस, और ये -x कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी प्लस पॉजिटिव आ जाएगा। कोई वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, कुछ भी है वैल्यू मतलब नहीं है भाई, केयर टर्म रखा पॉजिटिव आए, यानी v कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। 1/v पॉजिटिव तो v भी पॉजिटिव होगा भाई। 1/+3 करो या 3 लिखो, है तो दोनों पॉजिटिव ही है। ठीक, यहां तो नहीं बदल रहा है इस चीज को, तो ये आपका पॉजिटिव ही रहेगा। तो v हो गया पॉजिटिव। ठीक, समझिएगा बात। तो v अगर पॉजिटिव आ रहा है तो जाहिर सी बात है दर्पण के पीछे बन रहा है। पीछे बन रहा है तो हम बता चुके हैं, पीछे अगर बन रहा है तो आभासी ही बनता है हमेशा। दूसरी तरीके और आगे चेक करना चाहो इसको, और जैसे अपने डायग्राम समझना चाहो, m से उसको चेक करना चाहें तो m के बारे में हमको मालूम है, m बराबर होता है -v/u। ठीक है, -v पॉजिटिव ही है तो कोई पॉजिटिव वैल्यू ही रहेगी सीधे सीधे। u कैसा है, u माइनस में ही होता है हमेशा, तो माइनस माइनस कट गया, तो कैसा आया, पॉजिटिव तो आया, m आ गया पॉजिटिव। ठीक, m की वैल्यू कैसी आ गई, पॉजिटिव आई। m अगर मैग्निफिकेशन कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, धनात्मक आ रहा है, यानी सीधा प्रतिबिंब बनेगा। सीधा बनेगा यानी आभासी ही बनेगा। तो समतल दर्पण से हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। मैथमेटिकली भी इसको देखिए आप समझते हुए चलिए। ठीक, अब आते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। छठा क्वेश्चन, आज हम देखिए 8 ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बाकी जो है जो क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं बाकी कल। ठीक है, नहीं तो वीडियो फिर बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है। तो 8, अब छठे क्वेश्चन पे आते हैं। 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी संबंधी आपको मालूम है f = r/2 है। इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, तो
आपको अभी याद ही करना पड़ेगा, इसका एक्सप्लेनेशन आपको 12th लेवल में मिलेगा, तब आप देखिए वहां पूरा एक्सप्रेशन आपको मिलेगा। ठीक, अभी वो आपको मतलब का है भी नहीं। 7th में देखिए, 7th वो एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी वक्रता त्रिज्या। ये भी आपके लिए सरल है, बहुत सरल सवाल है। फोकस दूरी दे दी है 7th में अब बराबर 20 सेंटीमीटर दे दिया है। ठीक, आर निकालना, आर बराबर 2f होता है, जैसे एफ इजकल टू 2r/2 दिए हुआ तो आर इजकल टू क्या हो जाएगा 2f होता है, तो 2f 20 दूनी 40 हो गया, ये आपका 7D। ठीक, उसके बाद आते हैं 8वें क्वेश्चन पे। 8वां क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए, दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है, अपवर्तन कोण कितना होगा। इसको देखिए दो तरीके से लगा सकते हैं, डायग्राम से भी आप समझ सकते हो और मैथमेटिकल जो फार्मूला इसका दिया हुआ है उससे भी आप समझ सकते हो। ये दो सीमा पृष्ठ है इनका, और कह रहा है लंबवत आ रही है। ठीक, लंबवत आ रही है। ठीक, और जब जो है हमको मालूम है, अभी हमको नहीं मालूम कि इधर रेयर है या इधर डेंसर है या इधर डेंसर है इधर रेयर, कुछ भी नहीं हमको मालूम है। और हमको मालूम है कि रेयर से डेंसर में जाती है तो अभिलंब से दूर जाती है, सॉरी रेयर से डेंसर जाती है तो अभिलंब के पास आती है, और जब डेंसर से रेयर यानी सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर जाती है। अब हमें यही नहीं, ये तो सीधे सीधे अभिलंब से जब पे ही जा रही है तो दूर जाएगी पास आएगी, किधर जाए। मान लीजिए हम कहते भी हैं कि अभिलंब ये सघन से विरल में जा रही है, मान लीजिए कहते हैं कि सघन से ये विरल में जा रही है, ठीक, यानी दूर जानी चाहिए, तो किधर दूर जाएगी, इधर दूर जाएगी इधर दूर जाएगी, तो सीधी आ रही तो आप क्लियर नहीं कर सकते, तो वास्तविकता में कैसे निकलेगी, सीधी ही निकलती है। यही बात जो है जब आप विरल से सघन में जाएंगे तब भी वही आपको डाउट रहेगा। इसलिए वास्तविकता में क्या होती है कि जब लंबवत किरण गिरती है तब जो है वो सीधी निकल जाती है, कोई भी उसमें अपवर्तन नहीं होता है। ठीक, अब कोण कितना है, कोण नापा जाता है, आपतन कोण या अपवर्तन कोण हमेशा नापते हैं अभिलंब के साथ, यही अभिलंब है, अभिलंब पे ही किरण आ रही है, अभिलंब भी वही है, तो दो रेखाएं जो एक दूसरे के ऊपर पड़ी हैं, एक दूसरे के समांतर होती हैं, उनके बीच में कोण होता है 0 डिग्री। ठीक है, तो ये 0 है तो ये भी क्या हो जाएगा 0 डिग्री, तो कोण आपको कितना मिलेगा 0 डिग्री। अगर दो यानी अभिलंब पे ही अगर कोई किरण आई, लंबवत पृष्ठ पे अगर गिर रही है तो वो सीधे निकल जाएगी, अपवर्तन कोण उसके लिए कितना होगा 0 डिग्री। ऐसे ही परावर्तन में भी होता है, अगर परावर्तक पृष्ठ होता तो ये किरण वापस चली जाती, उस समय भी आपका 0 होता, क्योंकि R बराबर कितना होता है I परावर्तन के लिए I 0 तो R भी 0। और यहां पे अगर निकाल लीजिए कि अगर अपवर्तन के लिए तो हमको मालूम है साइन I अपॉन साइन R बराबर कांस्टेंट या म्यू, जो भी आप लेते हो, जो भी अपवर्तनांक है, एक दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष जो भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये क्योंकि वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी। साइन आर हम जब निकालेंगे तो साइन आई बटे म्यू, लंबवत आ रही तो आई का मान 0 हो गया, साइन 0 बटे म्यू। ठीक, साइन म्यू आपकी बुक में हो सकता है एन दिया हो इसके लिए, तो एन लिख लीजिएगा, एन के हिसाब से लीजिएगा। साइन 0 का मान 0, 0 बटे समथिंग बराबर 0, तो साइन आर का मतलब हो गया 0। साइन का मान 0 कब होता है जब आर ये भी 0 हो जाए, तो आर कितना हो गया 0, यानी जितने एंगल पे आएगी उतने लंबे पे चलती चली जाएगी, तो आर का मान भी हमको कितना मिलेगा 0। इसको आप मैथमेटिकली भी ऐसे समझ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल जो है बाकी।